नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल के मानसिक प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं राइटर, एक्टर, डायरेक्टर अनुपम घोष। अनुपम जी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुपम घोष है। जन्म से मैं बंगाली हूँ और लखनऊ का रहने वाला हूँ और पिछले 25 सालों से बॉम्बे में रह रहा हूँ, मुंबई सॉरी। तो इस मुंबई में आए हुए 25 साल हो गए और 25-26 साल जो है वो मैं लखनऊ में रहा हूँ। 7 जनरेशन हूँ लखनऊ में। एक अखबार था अमृत प्रभात, वहाँ पे पत्रकारिता से मैंने अपनी शुरुआत की थी और फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत, प्रतिदिन, इस तरह के अलग अलग अखबारों से जुड़ा रहा। बाद में फिर नाटकों में चला गया। नाटकों में जाने के बाद मुझे लगा कि अब इसकी सारी विधाओं पे जाके हाथ आजमाना चाहिए। तो मैंने टेलीविज़न भी किया और अब फिल्में कर रहा हूँ। एक फिल्म राइटर डायरेक्टर के रूप में मेरी एक फ़िल्म गंदा बच्चा आ चुकी है, दूसरे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपने बताया कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ से आप मुंबई कैसे और कब आना हुआ आपका? मैं लखनऊ से सीधा मुंबई नहीं आया। मैं लखनऊ से दिल्ली गया और दिल्ली में भी नाटक करता रहा, अलग अलग रेपेटरीज में रहा, NSD रेपेटरी में रहा, LTG में रहा। फिर वहीं से कुछ सीरियल्स वगैरह करने लगा। तो सीरियल करते करते ही मैं मुंबई आ गया। उन दिनों आप एक्टिंग भी करते थे? हाँ, बड़ा इत्तेफाक है कि जो 3 विधाओं में मैं आज भी काम कर रहा हूँ, उन्हीं 3 विधाओं में मैंने अपनी शुरुआत भी की थी। एक सीरियल आता था सोनी में घाव, वहाँ से मेरा टेलीविज़न का सफ़र शुरू हुआ था। एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर शुरू हुआ था एज ए राइटर, देन उसी में उस विधा को और बेहतर तरीके से जानने के लिए मैंने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि मैं उनको असिस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको असिस्ट भी किया, तो डायरेक्शन में रहा और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रोल दिया मुझे। तो मैं तीनों काम करते हुए ही यहाँ आया और आज तक तीनों काम कर रहा हूँ। जर्नलिज्म से एक्टिंग कैसे पहुँच गया? नाटकों का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। मैं जब 5 वर्ष का था तब मैंने पहली बार एक बंगला नाटक किया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे इसमें एंट्री की जाए। तो फिर अचानक एक सहयोग हुआ कि मुझे एक नाटक में काम करने का मौका मिला बतौर कलाकार, और मुद्रा राक्षस जी का लिखा हुआ वो नाटक वो नौटंकी थी। तो इस नौटंकी में मुझे पूरे एक मेरे जीवन के सफ़र को दिखा दिया कि मुझे किधर जाना है। फिर जर्नलिज्म से मोह भंग हो गया और मैं बढ़ता चला गया नाटकों की तरफ। भारतीय नाट्य अकेडमी की भी रेपेटरी में रहा एज ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो रास्ते बनते गए और हम इधर आ गए, ऐसा हुआ। आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही इस फील्ड में आने के समय? मैं अपने परिवार का बड़ा लाडला रहा हूँ। अकेला बेटा था 3 बहनों के बीच में। तो सबने हमेशा बहुत स्नेह, प्यार और जतन से मुझे रखा। मैंने जब ये तय किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले मुझे किसी का साथ मिला तो वो मेरी धर्मपत्नी का। उसने कहा हाँ ठीक है करो, और जब मैंने डरते हुए माँ से पूछा तो माँ ने भी बड़े आसानी से कह दिया हाँ करो।
जो तुम्हें ठीक लगता है तुम बेटा वो करो, जिसमें तुम्हारी रुचि है, जिसमें तुम्हारा मन लगे, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम वो काम करो। मुझे नहीं पता था कि ये इतना आसान होगा, पर मेरे परिवार ने मुझे बहुत, मतलब एकदम आप कह सकते हैं कि मेरा सफ़र बहुत आसान कर दिया। यहाँ पर एक बहुत परिचित सा वर्ड है जी। इस क्षेत्र में, उसको बोलते हैं स्ट्रगल। वो कैसा रहा आपका अनुभव? स्ट्रगल तो हर जगह है, देखिए हर जगह। आप खेल में हो खिलाड़ी के तौर पे या कोच के तौर पे, किसी कॉरपोरेट में हो, किसी भी रूप में, राजनेता हो, अभिनेता हो, लेखक निर्देशक हो, पेंटर हो, व्यापारी हो, आप जो भी काम करते हो स्ट्रगल सब में। हाँ ये बात और है कि यहाँ पे स्ट्रगल को हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा रखा है। बस मैं इसको बहुत सामान्य तरीके से देखता हूँ और ईमानदारी से देखता हूँ। ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती लोगों को बुलाने के लिए कि आओ आओ ये इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, इसके लिए कुछ कह रहा हूँ, नहीं। ऑलरेडी बहुत लोग हैं और भी जो आएंगे उनका भी स्वागत है। आपके अपने अंदर की क्षमता है। बाकी ये बहुत ईमानदार बात है कि स्ट्रगल हर काम, जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल के बगैर तो जीवन है ही नहीं ना, और जीवन समाप्त हो जाता है जब स्ट्रगल समाप्त होता है। कहीं पे भी आप कुछ भी, आप डॉक्टर हो, प्रेसिडेंट हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, कुछ भी हो, स्ट्रगल है, स्ट्रगल रहेगा। तो स्ट्रगल ही जीवन है एक्चुअली। आपसे छोटे में मुझे बताइए, जो आपका पहला स्टेप था पत्रकारिता क्या होती है, दूसरा स्टेप था नाटक, उसकी क्या परिभाषा, रंगमंच की क्या परिभाषा है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में रंगमंच में, और तीसरा फिल्म ऐसी गई, इसकी क्या परिभाषा है जो आप फिल्म करने के लिए आए थे? छोटे में इतना बड़ा सवाल छोटे में कैसे जवाब देते? पत्रकारिता के लिए तो देखिए ये है कि जो कुछ समाज में घट रहा है उसकी जो रिपोर्टिंग है उसमें कितनी आप ईमानदारी बरतते हैं, और जो आपका प्रकाशक है उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। उन मजबूरियों से बचते हुए वो सच्ची और सही खबर कैसे दर्शकों तक पहुंचे, पाठकों तक पहुंचे, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। और क्या वो आज की तारीख में संभव है? आज तो धीरे धीरे स्थितियाँ और जटिल हो गई हैं, क्योंकि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हुआ है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम बिजनेस हाउसेस ने अपने अपने चैनल खड़े कर दिए हैं और दर्शकों के दिमाग में रोज़ वो वही बातें भरते हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो सत्य क्या है और उस सत्य को कैसे जाने, ये एक बड़ा चैलेंज आ गया है लोगों के सामने। सब कुछ मसाला है, लपेट के आपको सौंपा जा रहा है, या पर थोपा जा रहा है, या थोपा जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप रंगमंच में आके कहते हैं तो रंगमंच कमोबेश अभी भी बहुत प्योर है, अभी भी वो बहुत सारी व्यावसायिक मजबूरियों के चलते करप्ट नहीं हुआ है। मजबूरियाँ वहाँ भी हैं, तकलीफ़ें वहाँ भी हैं, और कर पाना आसान नहीं है। खास करके हिंदी रंगमंच की तो बहुत बुरी हालत है, हमारे टाइम पे भी थी, और वहाँ उस टाइम पे भी हम यही सुनते थे कि हिंदी रंगमंच अब धीरे धीरे बहुत बुरी हालत में पहुँच गया। हम तो देखते हैं वो आज भी उसी बुरी हालत में है जिस बुरी हालत में आज से 30 साल पहले था। तो हिंदी रंगमंच को कष्ट तो बहुत है, हिंदी साहित्य को कष्ट बहुत है। हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान तो इसको बना लिया, लेकिन ना हम इसको पढ़ना चाहते हैं, ना हम इसको अच्छे से देखना चाहते हैं। पता नहीं क्या बात है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं, बाहर का तो कोई आदमी जिम्मेदार है नहीं। वही दूसरी विधा की बात, ये तो रंगमंच को ही। अच्छा, फिल्मों के बारे में भी बता देता हूँ आपको।
अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि दुनिया में किस तरह की फिल्में बन रही हैं और हम किस तरह की फिल्में बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप बहस को या सब्जेक्ट को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जो वो है क्या कहते हैं, हर संस्कृति की अपनी फिल्में हैं। हर संस्कृति की जैसे अपनी ज़ुबान है, वैसे हर संस्कृति की अपनी फिल्में हैं और उनका अपना एक तरीका है। और हिंदी फिल्मों का अपना एक तरीका है जो चाइनीज़ फिल्मों का नहीं हो सकता, जो अमेरिकन फिल्मों का नहीं हो सकता, जो स्पेनिश फिल्मों का नहीं हो सकता। तो हमारी हिंदी फिल्मों की अपनी एक ज़ुबान है जो जब शुरू हुई थी तो पारसी थिएटर का उस पर बड़ा बोलबाला था। धीरे धीरे उसमें बाकी ज़ुबानें और कल्चर मिक्स होते चले गए। अब जिस तरह की हमारी फिल्में बन रही हैं उसकी जो उसका जो मूल स्वरूप है वो वही है जो आज से 30-40 साल 50 साल पहले बनता था। बस तकनीकी तौर पे वो थोड़ा सा बदल गया है, ज़ुबान बदल गई है। ज़ुबान इसलिए बदल रही है क्योंकि हर 5-10 साल के बाद ज़ुबान जो है वो अब आपसी बोलचाल की ज़ुबान भी बदलती जाती है। उसमें कुछ नई नई लैंग्वेज ऐड होती हैं, उसमें नए नए स्लैंग्स ऐड होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें अपनी फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। और आजकल एक नई चीज़ आ गई जिसको बोलते हैं वेब सीरीज, ये क्या भला है? भला नहीं है, ये समय की मांग है। कोरोना काल में सब लोग घरों में थे, कैद, जैसे पिंजरों में हम लोगों ने पक्षियों को कैद कर रखा था, किंबा जानवरों को कैद कर रखा था, उसी तरह से इंसान जो है कोरोना काल में अपने अपने घरों में कैद हो गया था। तो वहाँ पे उसे कोई आउटलेट चाहिए था। सिनेमा हॉल वो जा नहीं पा रहा था, रंगमंच वो देख नहीं पा रहा था, लोगों से वो मिल नहीं पा रहा था, कहीं कोई इंटरेक्शन लेवल था नहीं। सिर्फ फ़ोन पे व्हाट्सएप पे एक दूसरे को खाने का सामान भेजना और उसको देखना, कब तक करता। तो धीरे धीरे थोड़ा समय लगा इसमें भी। धीरे धीरे ये वेब सीरीज़ पहले भी थी, ये वेब कहानियाँ पहले भी थी, और लेकिन उससे दर्शक धीरे धीरे जुड़ते चले गए, एक दूसरे के कहने पे जुड़ते गए, फिर खुद एक्सप्लोर करते करते जुड़ते चले गए, और अब एक बड़ा मार्केट हो गया और अच्छा है, एक और वेन्यू खुला है। एज एन राइटर, एक्टर और डायरेक्टर, कोई भी फील्ड का आप जो तीनों बदनाम दिए हम लोगों ने, आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस में मिलती है? बड़ा अजीब सा सवाल है मेरे लिए अजीब सा सवाल है, बिकॉज तीनों ही क्रिएटिव काम है। कोई नई कहानी, नई बात कह के जो संतुष्टि मिलती है उसका मज़ा अलग है, और उसको जब आप शूट करते हैं उसका आनंद अलग है। परफॉर्मेंस एज एन एक्टर वो एक अलग आनंद देता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्रिएटिव तौर पर आप बने रहें। हाँ, अब चलिए दवा है। ये तीनों विधाओं में अलग अलग तरीके से अगर इनको देखा जाए तो जो लोग अलग अलग पारंगत हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो तो बता सकते हैं कि किस चीज़ में क्या आनंद है, लेकिन जिसने इन तीनों ही विधाओं में लगातार गोते लगाए हों उसके लिए ये तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस में आनंद आता है। आप इसमें से जिस विधा को, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हों, चाहे आप डायरेक्शन कर रहे हों, चाहे आप राइटिंग कर रहे हों, जिस विधा को भी जब कर रहे होते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन का एक लेवल ही आप मेंटेन कर सकते हैं, और हर बार कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन जो है ना वो रह जाता है, हमेशा रहता है। और ये क्रिएटिव फील्ड की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि वो आपको सेटिस्फाई नहीं होने देता।
वो आपको बराबर कहता है कि यार यहाँ भी ये कमी रह गई, वहाँ पे वो कमी रह गई, थोड़ा मैं ये ऐसे कर लेता, थोड़ा मैं वैसे कर लेता। तो उसको लेके मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कोशिश करते रहिए लगातार, बार बार। आपने खुद का प्रोजेक्ट बनाया है हाल में इसी कोरोना के समय में, उसके बारे में बताइए। वो तो देखिए मेरा एक सपना था, मेरी एक कहानी है गंदा बच्चा, जो एक माँ और बेटे के इमोशनल रिलेशनशिप को लेकर एक इमोशनल कहानी कहती है। और उसको लेकर मैं बनाना चाह रहा था। बहुत अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास गया, बहुत अलग अलग हाउसेस में मैंने दरवाजे खटखटाए, पर समहाउ वो बन नहीं पा रहा था। तो जब मैंने अपने परिवार से अपनी इस तकलीफ़ का इजहार किया, तो उन्होंने कहा अगर आप स्वयं प्रयास कर इसको बना सकते हैं तो बनाइए, थोड़ी तकलीफ़ें होंगी लेकिन आप बनाइए। तो इसीलिए कूदना पड़ा खुद ही, और इसलिए बनाया। और संतुष्टि इस बात की है कि दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है उसको, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसका टाइटल भी बहुत कैसी है। थैंक यू। ये गंदा बच्चा की सफलता का ही कारण है कि अब हम बहुत जल्दी एक दूसरी फिल्म भी लेके आप सब दर्शकों के सामने आने वाले हैं। तो क्या गंदा बच्चा जहाँ समाप्त होता है वहाँ आगे बढ़ रही है या नहीं कहानी? नहीं, ये कोई ना तो सीक्वल है ना प्रीक्वल है, इसका कोई लेना देना नहीं है। गंदा बच्चा जहाँ एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग कंटेंट पर बेस्ड एक फिल्म थी, और वहीं अब जो नई फिल्म मैं करने जा रहा हूँ वो एक हॉरर थ्रिलर है, और एक अलग तरीके का है, बिल्कुल अलग तरीके। और उसकी टीम वही रहेगी या नई टीम रहेगी आपकी, चाहे वो एक्टिंग में रही हो? नहीं, हर कहानी अपने साथ कुछ नई चीज़ें लेके आती है, तो निश्चित तौर पे टीम में भी कुछ नया कुछ पुराना ऐसा मिक्स सा मिलेगा। और आप उसमें एज एन एक्टर आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्टडी का आखिरी सवाल है आपसे। आप जब इस लाइन में आ रहे थे क्षेत्र में, आपके मम्मी ने वाइफ ने सपोर्ट किया, आपके अगली जनरेशन में कोई इस लाइन में आ रहा है? मेरी बेटी है, मेरी बेटी डायरेक्शन में ही है और अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है उनका? काविशी घोष। और आपकी पत्नी अभी है क्षेत्र में? मीरा जी तो आप ये समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि मेरे हर काम में वो मेरी बराबर की भागीदार हैं, वो पार्टनर हैं मेरी, और मेरे सुख दुख, मेरे फ्रस्ट्रेशन सबको वो झेलती है। वो बहुत ज़रूरी भी है। आपका सारथी जितना आपको सपोर्ट करे आपके लिए क्रिएटिव फील्ड में, वो नर हो नारी हो कोई भी, आपका सारथी जो है ना, उसका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरी पार्टनर है, बहुत ज़बरदस्त। और बिटिया क्या कर रही है? बिटिया डायरेक्शन में है इस समय, एक वेब सीरीज़ में है, और बहुत सारी फिल्में कर चुकी है। फिल्में ही बनानी है उसे भी। तो अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू अरवल जी। थैंक यू वेरी मच।